सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। निश्चित रूप से आप अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे और अब आपको पढ़ने में भी आनंद आ रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम कुछ नया लेकर के आए हैं आपके लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काव्य सौंदर्य की, मैं बात कर रहा हूँ शिल्प सौंदर्य की। भाव पक्ष और कला पक्ष क्या होते हैं काव्य में, इनको कैसे पहचानें, जब सप्रसंग व्याख्या करें तो इनके बारे में कैसे लिखें, जब इनसे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न पहले समझ में आना चाहिए, उत्तर तो बाद में लिखा जाएगा। बिल्कुल, आज हम इस वीडियो में काव्य के सौंदर्य और उसके जो अंग हैं भाव पक्ष और कला पक्ष, उसके बारे में जानेंगे। आप यदि हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। अंत में मैंने PDF के द्वारा नोट्स के रूप में भी इसी टॉपिक को अच्छे से समझा रखा है। आप वीडियो को अगर शुरू से अंत तक सुनेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपके ध्यान में आएगी। हो सकता है इससे पहले आपने वो सुना भी है या नहीं सुना है, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको भाव पक्ष और कला पक्ष के बारे में पता चल जाएगा। तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं साहित्य। आपने नाम सुना होगा। ये जो साहित्य है, साहित्य के दो भाग या हम तीन भाग भी कर सकते हैं। एक तो होता आपके पद्य साहित्य, एक होता गद्य साहित्य, एक होता चंपू। ठीक है, हम ज़्यादा इनके डिटेल में नहीं जाएंगे। पद्य जो काव्य होता है और गद्य जो काव्य होता है, पद्य काव्य में देखिए, पद्य काव्य में आपके भाव की प्रमुखता होती है और सौंदर्य की प्रमुखता होती है। अर्थात जो भी कविता होती है, काव्य होता है, वो किन्हीं भावों को अभिव्यक्त करता है और सौंदर्यता को बताता, सौंदर्यता से परिपूर्ण वो काव्य या कविता होती है। वहीं अगर गद्य की बात करें तो गद्य में भाव की जगह आपके विचार प्रदान होते हैं और सौंदर्य की जगह आपका चिंतन प्रदान होता है। ये दो चीजें आपको गद्य में मिलेगी। तो अब हम पद्य के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो पद्य है, इस पद्य के इस भाव और सौंदर्य को देखने के लिए पद्य के दो भागों में बांट देता हूं। इसको भाव पक्ष पहले वाले को कह देता हूं और दूसरे वाले को कला पक्ष। और इसी कला पक्ष को हम एक और नाम देते हैं, क्या? शिल्पगत सौंदर्य। क्या नाम देते हैं? शिल्पगत। शिल्पगत का मतलब होता है कविता की बनावट। ठीक है, समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए, वापस मैं बता देता हूं। जो साहित्य होता है वो मुख्यतः तीन रूपों में होता है। गद्य में होता है, पद्य में होता है और चंपू काव्य। ये गद्य पद्य मिश्रित होता है। चंपू क्या होता है? गद्य पद्य मिश्रित। ठीक है, पद्य में आपके भाव सौंदर्य प्रदान होता है, गद्य में विचार चिंतन प्रदान सौंदर्य। उसको दो भागों में बांटेंगे, भाव पक्ष कला पक्ष। कला पक्ष को हम शिल्पगत सौंदर्य भी कहते हैं। शिल्प का मतलब होता है बनावट, यानी कविता की बनावट कैसी है। अब यदि भाव पक्ष के अंतर्गत हम बात करेंगे तो भाव पक्ष के अंतर्गत हम तीन चीजों की बात करेंगे। कथ्य क्या है, रस और विचार दृष्टि। इन तीन चीजों की बात हम भाव पक्ष के अंतर्गत करेंगे। और यदि हम कला पक्ष के अंतर्गत बात करेंगे तो कला पक्ष में आप देखिए, जो कला पक्ष है इसमें पहली विशेषता होनी चाहिए भाषा शैली, छंद, अलंकार। ध्यान दीजिए, ये भाव पक्ष और कला पक्ष के अंतर्गत अपने को समझना होता है, पहचानना होता है। तो अब
इतनी चीजें समझने के बाद कि वास्तव में कविता में भाव पक्ष के अंतर्गत क्या लिखना, कला पक्ष के अंतर्गत क्या लिखना है, इस पीडीएफ के द्वारा और मैं विस्तृत रूप में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उसके बाद हम जो पाठ होंगे कक्षा 12 के, उन पाठों के भी एक एक पाठ की जो हम उसके काव्यगत सौंदर्य को देखेंगे, तो हम पीडीएफ के द्वारा भी इसको समझ लेते हैं। इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे मैंने पीडीएफ में भी समझा रखा है, देख लें आप। काव्य सौंदर्य क्या है, भाव पक्ष और कला पक्ष क्या है, शिल्प सौंदर्य किसके अंतर्गत आता है, इसको हम इस पीडीएफ के द्वारा समझ रहे हैं। मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की है, यहाँ और अच्छी तरह समझ में आएगा। हिंदी साहित्य ऐच्छिक या अनिवार्य हिंदी भी हो सकता है, आपके कोई भी विषय हो, अनिवार्य हिंदी भी आपके हो सकता है, या फिर आप किसी उच्च कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं, कॉलेज स्तर पर भी पढ़ रहे हैं, तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। हिंदी साहित्य के अगर आप विद्यार्थी हैं, हिंदी को जानना चाहते हैं, तो ये आपके लिए उपयोगी है। कक्षा 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कविता में मुख्य रूप से भावों की प्रधानता होती है, जबकि गद्य में विचारों की प्रधानता होती है। कविता में सौंदर्य का चित्रण होता है, जबकि गद्य में चिंतन को महत्व दिया जाता है। देखिए, यहां मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि यह आपका काव्य सौंदर्य है। काव्य सौंदर्य को हमने दो भागों में बांट लिया, भाव पक्ष और कला पक्ष। कला पक्ष को हम शिल्प सौंदर्य भी कहेंगे। भाव पक्ष के अंतर्गत हम कथ्य को लेंगे, रस को लेंगे और विचार दृष्टि को लेंगे। भाषा शैली जो है आप कला पक्ष के अंतर्गत लेंगे। कला पक्ष के अंतर्गत क्या लेंगे, देखिए, भाषा शैली लेंगे, छंद लेंगे और अलंकार लेंगे। ठीक है, अब इनको विस्तृत रूप में पढ़ लेते हैं। वीडियो अंत तक देखिए, बहुत काम की चीजें आपको मिलने वाली है। काव्य सौंदर्य देखिए, काव्य सौंदर्य का अर्थ होता है कविता या काव्य की सुंदरता। और काव्य सौंदर्य के दो पक्ष होते हैं, एक तो भाव पक्ष होता है, एक कला पक्ष होता है। कला पक्ष को हम क्या कहते हैं, शिल्पगत सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य कहते हैं। भाव पक्ष के बारे में जान लेते हैं पहले। भाव पक्ष कविता का वह पक्ष है जिसमें कवि का चिंतन, उसकी सोच तथा उसका संदेश होता है। इन्हें हम तीन रूपों में देखते हैं। कौन कौन से रूप हैं वो देखिए, जो अभी हमने ऊपर बात की, कथ्य, रस और विचार दृष्टि। कथ्य के बारे में जान लेते हैं, एक एक करके हम जानते हैं। वीडियो पूरा सुनना। कथ्य देखिए, कथ्य का अर्थ होता है कविता में कही गई बात, यानी कवि ने क्या कहा है, कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, उसका संदेश क्या है, तथा कवि की भावनाओं के स्रोत क्या है और उन भावनाओं के पीछे कौन सी बातें छिपी है, ये कथ्य होता है। रस देखिए, रस को कविता की आत्मा माना जाता था, किंतु आधुनिक कविता में रस अपने आप कथ्य और भाषा के कौशल से उत्पन्न हो जाता है। अब कवि कोशिश नहीं करता है कि जो है रस उसमें लाया जाए, अनायास आ जाता है। कविता के अवयवों में आज भी रस का महत्वपूर्ण स्थान है। रस कविता के वे तत्व हैं जो पाठक के अंदर स्वव्यवस्थायी भावों को जगाकर कथ्य को ग्रहण करने में सहायता पहुंचाते हैं तथा पाठक को भी कवि की मनस्थिति तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। काव्य में रस निष्पत्ति तथा रस का सांगोपांग वर्णन या विवेचन होता है। विचार दृष्टि देख लेते हैं। विचार दृष्टि का मतलब है कवि का विचार स्रोत क्या है, वह किस चिंतन परंपरा से प्रभावित है अथवा नहीं है, यदि है तो उसके विचारों में कौन से मूल तत्व हैं। भाव पक्ष कविता का आधार और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। इसे काव्य की आत्मा भी कह दिया जाता है। काव्य के भाव पक्ष में कल्पना भी एक प्रमुख अवयव है। जो चीज वास्तव में होती नहीं किंतु कवि स्मरण कर या अपने सोच के आधार पर उसका चित्र खींच देता है, वह कल्पना के द्वारा ही संभव हो पाता है। यानी जो उसके विचार होते हैं वो कल्पना से भी प्रेरित होते हैं। कवि कल्पना लोक में भी विचरण करता है। ये भाव पक्ष था। कला पक्ष देख लेते हैं। कला पक्ष क्या है और कला पक्ष के अंतर्गत क्या क्या आएगा। कला पक्ष कविता का वह पक्ष होता है जिसमें कवि का शिल्प चातुर्य यानी कविता के बनावट संबंधी जो सुंदरता होती है दिखाई देता है।
कितने कलात्मक ढंग से और किन वस्तुओं के उत्कृष्ट प्रयोग से कवि ने अपनी बात को अभिव्यक्त करने की कोशिश की है, वह कला पक्ष के अंतर्गत दिखाई देता है। कला पक्ष में भाषा शैली होती है, छंद होते हैं, अलंकार होते हैं। क्या क्या होते हैं, ध्यान दीजिए वापस। कला पक्ष में भाषा शैली होती है, छंद होते हैं और अलंकार होते हैं। ये ऊपर हमने रेखा चित्र के द्वारा समझने की भी कोशिश की थी। तो सबसे पहले हम भाषा शैली के बारे में बात कर लेते हैं कि भाषा शैली कविता की भाषा विशिष्ट होती है। कम से कम शब्दों और प्रभावपूर्ण भाषा में कवि अपनी बातें कहता है तो वह कविता का रूप ले लेती है। इस प्रकार कविता के कला पक्ष के अंतर्गत भाषा का बारीकी से अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से वह बात स्पष्ट होती है जो कवि ने कही है। जब भाषा शैली लिखेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाषा भी कौन सी है। अगर वो खड़ी बोली हिंदी है, अगर वो अवधी है, अगर वो ब्रज है या और कोई भाषा है, तो आप पहले उसका उल्लेख करें, उसके बाद उसमें किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया गया वो लिखें। भाषा को कवि ने किस कौशल और कलात्मकता के साथ परोसा है, वह कवि की शैली कही जाती है। कला पक्ष के अंतर्गत हमें तत्सम, तद्भव और विदेशी भाषा के शब्दों के बारे में भी बताना होता है। बिल्कुल सही। जब आप कला पक्ष लिखेंगे तो उस काव्य में कौन सी भाषा शैली में यानी कौन से शब्द प्रयुक्त हुए हैं, वो तत्सम यानी संस्कृत के हैं, तद्भव यानी संस्कृत के बिगड़े हुए जो अब हिंदी के शब्द हो गए वो हैं, या विदेशी उर्दू फारसी या और किसी दूसरी भाषा के शब्द हैं, ये भी बताना होता है। काव्य में कहीं कहीं मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भी होता है, ये भी आपको कला पक्ष में बताना होता है। अब देखिए भाषा शैली के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण जो इसका भाग है वो है छंद। छंद युक्त कविता की भाषा प्रवाहमयी होती है, अर्थात जिस कविता में छंद होता है उसकी भाषा जो प्रवाहमयी होती है। इसलिए कविता को प्राचीन समय में छंदों के माध्यम से रचा जाता था। छंद का अर्थ होता है भाषा के लयात्मक रूप को एक निश्चित ढांचे में बांध कर रखना, जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा, सवई आदि छंद है। कुछ छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है और कुछ छंदों में वर्णों की गणना की जाती है, अर्थात वर्णों के आधार पर उनको पहचाना जाता है। जिन छंदों में मात्रा प्रदान होती है उनको मात्रिक छंद कहते हैं, जिन छंदों में वर्ण प्रदान होते हैं उनको वर्णिक छंद कहते हैं। वर्णों की जहां गणना की जाती है वो वर्णिक छंद है। मात्रा के आधार पर रचे गए छंदों को मात्रिक छंद और वर्णों के आधार पर रचे गए छंदों को वर्णिक छंद कहते हैं। इसका विस्तृत अध्ययन भी हम कर सकते हैं, इसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वर्तमान जो साहित्य लिखा जा रहा है क्या इसमें भी छंदों का प्रयोग हो रहा है? तो इसके लिए हम पढ़ते हैं आगे। हिंदी कविता में छायावाद के बाद छंदों का प्रचलन आवश्यक नहीं रह गया है। अब आधुनिक समय में छंदों का प्रयोग कुछ कवि ही करते हैं, इसलिए छंद अब कविता का अवयव नहीं रहा है। आधुनिक कविता का स्वरूप छंद मुक्त हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब स्वरूप कैसा हो गया, छंद मुक्त हो गया है। अर्थात कवि अब किसी छंद का बंध करे, कविता में कविता को किसी छंद के बंधन में बांधे ये जरूरी नहीं है, वो मुक्त छंद में भी कविताएं लिख सकता है। फिर आगे, और ये जो आपको पता है निराला की जो जूही की गली में जो रबड़ छंद मुक्त छंद का प्रयोग किया था, इसलिए मुक्त छंद के प्रवर्तक हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मानते हैं। अलंकार के बारे में देखेंगे। देखिए अलंकार क्या है। प्राचीन कविता में भाषा के कौशल से कवि अलंकारों को सजाने का प्रयास करते थे, किंतु अब कवि अलंकारों पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। वर्तमान में अलंकार रहित कविताएं भी लिखी जा रही है, अलंकार विहीन कविताएं भी लिखी जा रही है। जैसे छंद के बंधन नहीं है, वैसे भी कोई अलंकार सायास आ जाए तो बढ़िया बात है, उसको लाने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन कवि के भाषा कौशल तथा कथ्य की भंगिमा के कारण अलंकारों की सहज उत्पत्ति को रोका नहीं जा सकता। आ जाए तो आ जाए, लेकिन उसको जबरदस्ती अलंकारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आज अलंकार कविता के महत्वपूर्ण अंग भले ही न हो, किंतु एक अवयव के रूप में अवश्य माने जाते हैं। आधुनिक कविता में रस, छंद और अलंकारों का जानबूझकर प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें जानबूझकर भी कविता में लाने का प्रयास किया जाता है। ये आधुनिक जो हिंदी है उसमें ये शब्द प्रचलन में आ गया। आपने सुना होगा बिंबों का प्रयोग, आपने सुना होगा प्रतीकों का प्रयोग, आपने एक नए तरह के जो भाषा शैली है उनका प्रयोग किया जाता है। तो ये अब अलंकारों की जगह ये प्रयुक्त होने लग गए हैं। कवि इनका प्रयोग बड़ी कुशलता से करता है। इन तत्वों में मुख्य रूप से प्रतीक और बिंब है। क्या क्या है? प्रतीक और बिंब। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपके आलोक धनवा की पतंग कविता की, जिसमें बिंबों का प्रयोग किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपके
जो कविता है कौन सी आपको याद आ रही होगी, सत्य कविता, जिसमें मिथकीय पात्रों के द्वारा जो है वहाँ आपको प्रकट करने की वहाँ कोशिश की है, अर्थ बताने की कोशिश की है। उसी तरह आपको यह भी याद आ रहा होगा कि बिंब धर्मी कवि, जी हाँ मैं बात कर रहा हूं शमशेर बहादुर सिंह की, उर्दू हिंदी के दोआब की, जिन्होंने बिंबों का प्रयोग जबरदस्त किया है। तो यह आप अपने कविता के काव्य के सौंदर्य में लिखेंगे, जिसमें भाव पक्ष में क्या लिखना है और कला पक्ष में आपको क्या लिखना है। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करने में कंजूसी न करें, इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जुड़े हुए कुछ वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, उनके लिंक उपलब्ध करवा दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आप कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने उपलब्ध करवा रखा है, आप उसके द्वारा उस ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।